Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. And I hope you read the earlier chapter and also आपने उसके जो भी exercise part थे वो complete कर लिए होंगे. So now let's move into the new fresh unit, that is unit 6, water. The chapter is chapter 12, water everywhere. Let's start the chapter. Water is a basic essential need. Water is used for cooking, drinking, bathing and transportation. Water is also used for producing electricity. Water जो है हमारा basic need है and water को हम use करते हैं खाना बनाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, transportation के लिए भी, and water जो है वो use होता है to produce the electricity. Now before going further, there is a point. Do you know water is a colorless, odorless and tasteless liquid. Water जो है colorless, ऑर्डरलेस मतलब उससे कोई गंदा वाला स्मेल नहीं आता और टेस्टलेस लिक्विड है ये, यानी कि उसका कोई टेस्ट नहीं आता है, ना स्वीट, सॉल्टी, सॉर और बिटर. नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज वाटर अराउंड अस. 3/4 of the earth's surface is covered with water. 97% of this water is present in seas and oceans. Ocean water is salty and is not fit for drinking. Only fresh water can be used for drinking and cooking. Only 3% of water on the earth is fresh water. Fresh water is frozen in the form of glaciers or is present underground. Only water available in lakes and rivers is the form of the fresh water that can be used by us. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस जो है वो किससे कवर्ड है, पानी से कवर्ड है. 97% ऑफ द वाटर जो है हमारे कहाँ पर प्रेजेंट है, सीज में और ओशन में प्रेजेंट है. ओशन वाटर जो है वो पीने लायक नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा नमकीन होता है, सॉल्टी होता है एंड वो मतलब हमारे ड्रिंकिंग के लिए वो बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है. एंड ओनली फ्रेश वाटर ही है जो हमारे लिए पीने लायक है, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए. एंड उसमें ओनली 3% ऑफ द वाटर जो अर्थ में हमारा वो फ्रेश वाटर है. उसमें से कुछ फ्रेश वाटर है जो फ्रोजन फॉर्म में है, कुछ ऐसे फ्रेश वाटर है जो कि अंडरग्राउंड फॉर्म में है, ओके और कुछ ऐसे ही वाटर है जो कि प्रेजेंट है लेक्स में, रिवर्स में, जो कि हमारे पास आते हैं लेक्स एंड रिवर के थ्रू, ओके वो कंसिडर होता है एज अ फ्रेश वाटर, ओके जिसे हम कंज्यूम करते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ओपन वेल्स. Open well is a wide hole where water is not far below the surface. The mouth of the well may be covered or open. A pulley is used to draw water. A pulley is a wheel with a grooved outer rim. A bucket is tied to a string and dropped into the well through the groove. सो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ओपन वेल जो है एक वाइड होल है, जैसे आपने देखा होगा गांव वगैरह में कुआं वगैरह होता है, तो ओपन वेल एक वाइड होल है जहाँ से पानी को निकाला जाता है. एंड वो पानी जो होता है उसमें फार बिलो नहीं होता है, बिलो द सरफेस मतलब बहुत दूर में नहीं होता है. और जो माउथ होता है वेल का या तो वो कवर्ड होता है या फिर ओपन होता है. इसमें एक पुली होता है जिससे हम पानी को निकालते खींचते हैं, बाल्टी को डालते हैं उधर से हम खींचते हैं. उसमें व्हील भी होता है जिसमें वो चलता है, ओके. एंड एक बकेट को उसमें टाई किया जाता है स्ट्रिंग में, फिर उसे डाला जाता है कुएं के अंदर, वेल के अंदर एंड थ्रू द ग्रूव एंड फिर उसको खींचा जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो व्हील का इमेज. नाउ नेक्स्ट वन इज ट्यूबवेल्स. Water is drawn through hand pumps by making deep holes in the ground. Electric motors are used to draw water from the tube wells. अब पानी जो है हैंड पंप के जरिए भी निकाला जाता है, ठीक है, जो कि डीप होल जहाँ बनाया जाता है ग्राउंड के अंदर, तो बेसिकली वो अंडरग्राउंड वाटर ही होता है जो हैंड पंप से हम निकालते हैं. और कुछ इलेक्ट्रिक मोटर्स भी होते हैं जो कि हम पानी निकालने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि ट्यूबवेल फॉर्म में होता है, जैसे आपने देखा होगा. Now before going further, there is a point think and answer. How is ground water draw out in your house? अब यहाँ पर पूछे कि कैसे ग्राउंड वाटर जो है आपके घरों में ग्राउंड वाटर को कैसे निकाला जाता है, ये आपको पता करना है. Now the next point is step wells. A step well is also known as bauli. It has steps on one or more sides of the wall. It is used to store water. It is situated in the states of Gujarat and Rajasthan. Patan, the capital of Gujarat, in the earlier times has Rani Ka Vav, a step well. All forms of step wells are examples of storage and irrigation tasks that were developed to overcome seasonal fluctuations in water availability. अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो स्टेप वेल यानी कि बाउली, उसे बाउली बोलते हैं. एंड उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, उसका नाम ऐसा क्यों रखा है स्टेप वेल, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टेप्स है, ओके, जो कि आप देख सकते हो पिक्चर में, जैसे कि साइड में है वहाँ पर. एंड इट इज़ यूज टू स्टोर वाटर. ये यूज़ किया जाता था पहले के टाइम पानी को स्टोर करने के लिए. एंड ये कौन से स्टेट में आपको देखने को मिल जाएगा, गुजरात में और राजस्थान में. गुजरात में आपको पतन
यहाँ पर जो दे रखा है आपको वो गलत स्पेलिंग दे रखी है, दैट इज PATAN, ओके, पतन, इट इज पटन। तो पतन जो था वो पहले का कैपिटल था, गुजरात का फर्स्ट कैपिटल जो था वो पतन था, गांधीनगर नहीं था, गांधीनगर बाद में बना। तो पतन जो कि पहले का कैपिटल था गुजरात का, वहां पर एक रानी का वाव था, एंड रानी का वाव मतलब कि स्टेपवेल। ऑल फॉर्म्स ऑफ स्टेपवेल जो है, कुछ ये एग्जांपल्स है पानी को स्टोर करने के लिए, एंड वो इरिगेशन के लिए यूज करते हैं, इसी पानी को वो यूज करते हैं क्रॉप्स को उगाने के लिए, एंड दैट वर डेवलप टू ओवरकम द सीजनल, ताकि सीजनल फ्लक्चुएशंस ना हो वाटर अवेलेबिलिटी में, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम। Most of the cities in India have modern water system. There are many ways through which people get water, like tube wells, taps and wells. The water may have certain impurities, so in order to make it fit for drinking, the water is purified and then supplied into our homes through pipelines. Many people purify tap water by boiling using water filters like candle filters, RO filters. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि बहुत सारे सिटीज में आपने देखा होगा उसमें कुछ मॉडर्न वाटर सिस्टम होता है, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे जो पानी है उसको फिल्टर किया जाता है, और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहां पर लोगों को पानी मिलता है, जैसे कि ट्यूबवेल्स के थ्रू, टैप्स के थ्रू, वेल्स के थ्रू, एंड वाटर में हैव मतलब उन पानी में कुछ इम्प्योरिटीज वगैरह भी होती है, तो ताकि वो फिट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो क्लोरीन की टैबलेट उसमें डाले जाते हैं ताकि वो फिट लाइक अच्छा हो सके, क्लीन हो सके, या फिर उसको प्यूरिफाई किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, बॉयल किया जाता है। जब हमारे घरों में वो पानी आता है नल के जरिए, तो हम सीधे नल का पानी कंज्यूम नहीं करते, हम उसे प्यूरिफाई करने के लिए बॉयल करते हैं या फिर फिल्टर करते हैं, जैसे कि हम कैंडल फिल्टर यूज करते हैं या फिर RO यूज करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो। एंड हियर यू कैन सी द सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द कस्टमर सर्विस ऑफ द वाटर। Now, before moving further, there is an activity. Interview your family members and relatives and write about the sources of water available to them when they were young. ओके, सो यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको अपने फैमिली मेंबर्स का इंटरव्यू लेना है, रिलेटिव्स का इंटरव्यू लेना है कि उनके टाइम में कौन से सोर्सेज ऑफ वाटर अवेलेबल थे, ओके, जब वो छोटे थे। आपको यहाँ पर नेम ऑफ फैमिली मेंबर लिखना है, सोर्सेज ऑफ वाटर लिखना है, और डिस्टेंस कितना उन्होंने ट्रैवल करना पड़ता था पानी लेने के लिए। Now the next point is water for irrigation. Irrigation means continuous supply of water to plants using river, canals, wells, tube wells, etc. for proper growth of the crops. Many dam projects have been initiated by the government to ensure supply of water for crop production. River water is collected in reservoirs. Multi-purpose projects are also built on big rivers to ensure supply of water for irrigation, producing electricity and controlling floods. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि पानी जो है वो इरिगेशन में यूज किया जाता है, इरिगेशन जिसमें कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर होता है क्रॉप्स के लिए, क्योंकि क्रॉप्स को बहुत जरूरत होती है पानी की, और वो कहाँ से होता है, रिवर्स के जरिए, कैनल्स के जरिए, वेल्स के जरिए, ट्यूबवेल्स के जरिए, एंड ताकि प्रॉपर ग्रोथ हो क्रॉप्स का, इसलिए पानी दिया जाता है। बहुत सारे डैम प्रोजेक्ट्स जो है वो भी शुरू कर दिए थे गवर्नमेंट ने, ताकि लाइक अच्छा सप्लाई ऑफ वाटर मिले क्रॉप्स को, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, और जो रिवर वाटर है उनको रिजर्वॉयर में कलेक्ट किया गया, एंड मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट्स है वो भी बनाए गए ऑन द बिग रिवर, ताकि जो सप्लाई ऑफ वाटर है वो मिल सके इरिगेशन के लिए, प्रोड्यूस कर सके इलेक्ट्रिसिटी एंड कंट्रोल कर सके किसको, फ्लड को। नाउ हेयर यू कैन सी मैन इरिगेटिंग हिज फील्ड, कि जो आदमी है वो अपना फील्ड को इरिगेट कर रहा है, और यहाँ पर आप डैम देख सकते हो। Now, before going further, there is an activity. Write the name of any 3 multi-purpose dam projects and the name of the river on which the dam is built. आपको कोई भी 3 multi-purpose dam project का नाम लिखना है, and name of the river भी लिखना है जहां पर ये डैम बने गए हैं। Now, the next point is sources of irrigation. Wells and tube wells are common sources of irrigation in India. Canals and tanks are also used for irrigation. जो wells and tube wells है वो common source of irrigation है इंडिया में, और canals and tanks भी source of irrigation है, okay. First one, we're going to talk about sprinklers. A pump is connected to pipes to make a sprinkler for even distribution of water in a field. The pipes have spray heads at equal intervals. These spray heads have tiny holes to spray water in the field. Sprinkles give the effect of rainfall. It is a good way of irrigating the soil as water is distributed evenly. One can turn off the sprinkler system when not in use. The sprinkler system saves a lot of water.
अब जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो इमेज में स्प्रिंकलर का एक पंप इसमें कनेक्ट किया जाता है टू पाइप्स, ताकि एक स्प्रिंकलर फॉर्म बना सके जो कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पानी का हो फील्ड में। एंड द जो पाइप्स है उनको हैव स्प्रे हेड्स, उनकी कैसे हेड होता है, स्प्रे हेड होता है जैसे एक शावर में होता है, एट इक्वल इंटरवल्स में होते हैं। दे स्प्रे हेड्स में टाइनी टाइनी होल्स होते हैं ताकि वो वाटर को सप्लाई कर सके उधर, एंड ताकि जो पानी है उसे अप्लाई कर सके। एंड स्प्रिंकलिंग जो है एक इफेक्ट ऑफ रेनफॉल भी देता है, ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही होगी। एंड एक अच्छा वे है इरिगेटिंग का, लैंड को इरिगेट करने का, क्रॉप को इरिगेट करने का, क्योंकि इसमें पानी की भी कमी नहीं होगी। मतलब जो पानी है उसका मतलब हम गलत तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, ओवर यूज नहीं कर रहे हैं, पानी को अच्छे से यूज करें, कंजर्व करके यूज कर रहे हैं। और ऊपर से जो पानी जहाँ पर जाना चाहिए वहीं पर ही जाता है, इधर उधर नहीं होता है। ओके, तो ये इससे क्या होता है कि हम काफी ज्यादा पानी बचा भी सकते हैं। Now next one is drip irrigation. In this method of irrigation, water is supplied drop by drop to the roots of the plant through the holes in hoses laid down in the crop field. जो ड्रिप इरिगेशन है इस मेथड में क्या होता है, इसमें पानी जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप सप्लाई होता है क्रॉप्स में, जो प्लांट होता है उनके रूट में ड्रॉप बाय ड्रॉप सप्लाई होता है, एंड थ्रू द होल्स इन द होजेस एंड विच आर लेड डाउन इन द क्रॉप फील्ड। तो इसमें भी पानी को बहुत ज्यादा हम बचा रहे हैं। ओके, now next one is water wheels. It is a very old technique in which a large wheel is mounted vertically to a horizontal axle. The wheel rotates when flowing water strikes the bucket. With the help of the rotating of the wheel, the water is directed into the channels for irrigation. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि वाटर व्हील्स ये एक बहुत ही पुराना टेक्निक है जहाँ पर लार्ज व्हील इज माउंटेड, एक लार्ज बड़ा सा जो व्हील है उसे माउंट किया जाता है वर्टिकली टू अ हॉरिजॉन्टल एक्सेल, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड द व्हील फिर क्या करता है, रोटेट करता है जब उसमें पानी फ्लो होता है, एंड स्ट्राइक करता है बकेट को। विद द हेल्प ऑफ द रोटेटिंग ऑफ द व्हील, उससे क्या होता है, वाटर जो है वो डायरेक्टेड कहाँ पर हो जाता है, इनटू द चैनल्स फॉर इरिगेशन, जहाँ चैनल्स बनाए गए होते हैं वहां पर वो पानी जाता है। Now next one is windmills and water pumps. In windmills, energy from the wind is used to draw water from a well. Nowadays, motorized water pumps are used to draw water for irrigation. तो विंडमिल्स जो है एक एनर्जी है, एक विंड एनर्जी है जहाँ से विंड की मदद से पानी को ड्रॉ आउट किया जाता है फ्रॉम द वेल। एंड आजकल क्या है कि मोटराइज वाटर पंप को हम यूज करते हैं पानी को निकालने के लिए फॉर इरिगेशन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज soluble and insoluble substances. Depending on the ability of a solid substance to dissolve in water, substances are classified as soluble and insoluble substances. अब ये डिपेंड करता है कि कितना एबिलिटी है एक सॉलिड सब्सटेंस का जो डिसॉल्व हो जाता है पानी में, उन सब्सटेंसेस को हम क्लासीफाई करते हैं सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर टेबल देख सकते हो, यहाँ पर आपको सॉल्युबल सब्सटेंसेस दे रखा है और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। Soluble substances and insoluble substances are substances which dissolves in water like sugar and salt. जो substances पानी में अच्छे से घुल जाते हैं उसे हम soluble substances बोलते हैं, जैसे कि sugar और salt. Next one is a substances which does not dissolve in water like oil, stones and sand. जो substances पानी में अच्छे से नहीं घुलते हैं उनको हम insoluble substances बोलते हैं, जैसे कि oil, stones and sand. जैसे कि आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हो, सैंड एट द बॉटम, आप देख सकते हो कि कैसे जो मिट्टी है वो नीचे की तरफ आ गई है इन द बॉटल ऑफ द वाटर। एंड दैट वन सॉल्ट सॉल्यूशन, आप देख सकते हो कैसे जो नमक है वो अच्छे से घुल गया है पानी में। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स. Two liquids which mix with each other are called miscible liquids. Example lemon juice and water. दो liquids जो एक साथ एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, miscible liquid बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है lemon juice and water. नींबू का पानी, नींबू का जो रस होता है और पानी, ठीक है। Next thing is two liquids which do not mix with each other are called immiscible liquids. Example oil and water. दो लिक्विड जो कि एक दूसरे के साथ अच्छे से नहीं मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड। इसके एग्जांपल है ऑयल और वाटर। आप देख सकते हो कि ऑयल कैसे ऊपर की तरफ तैरता है, जैसे कि आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हो। Now the next point is solubility. The ability of a substance to dissolve in a liquid is called solubility. Every liquid is made of molecules
they have space between them. When we add a spoon of sugar to water, the molecule of sugar occupy the spaces between the molecules of water. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो जो एबिलिटी होती है एक सब्सटेंस की कि वो पानी में अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, उसको हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। और हर एक लिक्विड जो है वो किससे बना है, वो इट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली, जिसमें स्पेस होता है, उनमें स्पेस होता है। एंड जब हम उसमें या तो शुगर या सॉल्ट डालते हैं पानी में, तो जो शुगर की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं उस स्पेस को, जो खाली स्पेस पानी का होता है उस स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो यही रीजन है कि वो अच्छे से घुल जाते हैं उसके साथ। ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग इज सॉल्यूट। अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन अ लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूट। एग्जांपल सॉल्ट और शुगर। एक सब्सटेंस जो अच्छे से पानी में घुल जाता है, लिक्विड में घुल जाता है, उन्हें हम बोलते हैं सॉल्यूट। ओके, इसके एग्जांपल है शुगर एंड सॉल्ट। Next one is solvent, the liquid in which a substance solute dissolves, that is solvent, example water। solvent वो है जिसमें जो चीज़ें हैं वो घुलती है, वो like solute होती है, that is known as the solvent। okay, and इसके example है water। Now the next one is solution, the liquid obtained after dissolving a solute in a solvent, example sugar in water, that is sugar solution। solution वो है जब हमें कोई एक चीज पानी में जब घुल के हमें मिलता है तो उसे हम solution बोलते हैं, यानी कि solute जब solvent में घुल जाता है अच्छे से तो उसे हम solution बोलते हैं। जैसे कि शुगर को जब आपने पानी में डाला, अच्छे से मिलाया, उसे पूरा वो soluble हो गया, soluble हो गया, तो हमें क्या मिला, sugar solution। ओके, now the next point is floating and sinking। If you add a spoon of oil in water, you will observe that oil does not dissolve in water but floats on water। The reason behind floating of oil is that oil is less dense than water। A piece of stone sink in water as it is denser than water। अब यहाँ पर बोला है कि अगर हम ऑयल को पुट करें पानी के अंदर, ऑयल तो बिल्कुल भी रिजॉल्व नहीं होगा क्योंकि वो इमिसिबल लिक्विड है। ओके, तो इसका रीजन अब हमें ये मिलता है कि जो ऑयल है उसकी जो डेंसिटी है वो कम है एज कम्पेयर टू वाटर। यही रीजन है कि ऑयल ऊपर की तरफ आपको तैरता हुआ दिखेगा, पर अगर आपने पत्थर को डाला पानी में तो पत्थर जो है वो डूब जाएगा, वो सिंक करेगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा डेंसर है एज कम्पेयर टू द वाटर। ओके, next is volume is the space occupied by an object, density is the amount of matter present in a unit volume। volume वो space है जो कि एक object occupy करता है, और density वो amount है, amount of matter है जो कि present होता है एक unit volume में। now any substance having more matter per unit volume will have more density and therefore will weigh more। अब कोई भी सब्सटेंस जिसका ज्यादा मैटर है पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, उसका वो क्या होगा, विल हैव मोर डेंसिटी, उसका ज्यादा डेंसिटी होगा एंड देयरफॉर विल वे मोर। और यही रीजन है कि उसकी जो वेट होगी वो भी काफी ज्यादा होगी। Now as we have read this chapter, let's move into the point vocabulary। First one is underground water, the water that seeps into the ground and gets collected there। Next one is multi-purpose dam, a dam whose water is used for many purposes like irrigation, generating electricity, etc. Now let's move into the next point, that is things to remember। First one, 3/4 of Earth's surface is covered with water। Next, water on the surface of the earth seeps into the ground and gets collected there as groundwater। Next one, most cities in India have modern water system। I hope student that you understood this chapter। और आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और प्रैक्टिस जोन में जो एक्सरसाइजेस दे रखी है उन्हें अच्छे से कंप्लीट करना है। Till then students, take care, bye bye।